हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिविजिबिलिटी रूल्स यानी अभाज्यता के सिद्धांत, और फिर कैसे हम किसी अभाज्य संख्या की जांच करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, और कुछ विशेष कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पर जो है शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझा। अच्छा, आप लोगों की सभी के मैं आपके कमेंट्स जो है आपको प्रॉपर मैं देखता रहता हूं, तो जो सभी के जो डाउट्स वगैरह है मैं उस सेशन को किसी एक क्लास में, ये पूरा क्लास यानी जैसे ही आपका नंबर सिस्टम पूरा ये आपका ख़त्म होगा विद इन 1 to 2 डेज में, वैसे ही आपका एक डाउट सेशन जितने भी जिनके डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी मैसेज किए हैं मैं आपको मैसेज सहित आपको सभी को जो है वहाँ पर आपका कंक्लूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए और सभी को शेयर भी जरूर किया करें। ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट, और उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए और सभी लोग जो है कमेंट आप जरूर किया करें एक बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आपको ये सभी कलर आपको जो है एकदम बिल्कुल प्रिंटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, अगर कई संख्याओं का मल्टीपल हो या पावर्स के रूप में दिया हो, घात के रूप में दिया हो, तो हम कैसे किसी संख्या का इकाई का अंक यानी उसका जो संख्या का इकाई अंक होगा, सबसे अंतिम अंक होगा, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो संख्या का जो अंक ज्ञात करना है उसके लिए आप कॉन्सेप्ट पहले समझें। यानी हम लोग बात करने वाले हैं 1 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, जिस भी किसी संख्या के अंत में ये संख्याएं दी हुई हों। ठीक है, ये किसी संख्या के कहाँ पे आपको चेक करना है, अंत में। ठीक है, संख्या के अंतिम अंक में आपको देखना है, अंतिम अंक में। ठीक है, तो संख्या के अंतिम अंक में आपको क्या चेक करना है, तो इनको क्रम से आप पहले देखें। जैसे 0 है, ठीक है, 0 का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो 5 का कॉन्सेप्ट होगा, जो 1 का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, 0 1 5, ठीक है, और 6। ठीक है, ये चारों का जो कॉन्सेप्ट है 0 1 5, अगर किसी भी संख्या के अंक में अंतिम अंक में 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो उसका इकाई का अंक वही रहने वाला है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिया, हमने संख्या लिया 240 पर घात हमने लिख दिया 91। हम कहें इस संख्या को 240 को 91 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कितनी बार, 91 बार। 240 पर पावर जो 91 है, इसका मतलब 240 को 91 बार आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। ठीक है, और गुणा करने पर जो आएगा तो उस संख्या का इकाई वाला अंक क्या होगा, तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो अंतिम संख्या दी गई है, कौन सी अंतिम संख्या जो दी गई है,
केवल उसी संख्या को आपको देखना है। तो जो दी गई संख्या होगा उसका हम कौन सा अंक देखेंगे, अंतिम वाला, और अंतिम वाला अंक हमारा क्या है, 0 है। और अगर 0 है तो इकाई का अंक भी यही होगा, यानी उस संख्या का सभी गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा यह यही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। बात आप मेरी समझ पाए। जैसे अगर मैं कहूँ, मान लो मैंने कहा कि 2 पे पावर 5 यानी 25 पे घात मान लो 37 है। 25 पे घात टोटल कुल कितना है, 37 है। तो इस संख्या के अंतिम अंक कौन सा होगा, संख्या का जो लास्ट वाला डिजिट होगा, इकाई वाला जो अंक होगा, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, केवल अंतिम अंक आपको देखना है। अंतिम अंक यहाँ पे क्या है, 5 है। हम जानते हैं कि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। तो इकाई का अंक, जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का जो अंक आएगा वही अंक होगा, ठीक है, जो अंतिम में दिया है। ठीक है, इकाई का अंक वही अंतिम अंक होगा, वही अंतिम अंक होगा। ठीक है, तो अंतिम अंक यहाँ पे जो इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। ठीक है, अंतिम अंक 5 है। तो चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको गुणा करके भी दिखाता हूँ। 5 पे घात 1 रहेगा तो भाई 5 ही लिखोगे, और 5 का स्क्वायर रहेगा तो आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया, 5 पचे 25, और 5 पचे 25 में इकाई वाला अंक क्या है, 5 ही तो है। हम 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 पचे 25, पंचे 125 हो गया। इकाई वाला अंक क्या है, 5 ही तो है। हम 5 पे घात 4 करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, और इकाई वाला अंक क्या है, 1 ही तो है। तो जो यूनिट डिजिट है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, और 0 है तो 0 आने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा और आपको बताते हैं ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। मान लो दिया है 36 पर घात, मान लो दिया है 31, हम कहें कि इसका इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए इसका। तो 36 को आप कितनी बार गुणा करोगे, तो कुल गुणा करोगे 31 बार। कितनी बार गुणा करोगे, 31 बार 36 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम 31 बार तो गुणा नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। हम कॉन्सेप्ट यह अभी सीखे हैं कि जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या का अंतिम अंक है, संख्या किसका दिया, 36 दिया, 36 का अंतिम अंक क्या है, 6 है। तो 6 है तो इसका मतलब इकाई का अंक भी यही आएगा, इकाई का अंक कोई दूसरा अंक नहीं आएगा। 6 है तो 6 ही रहे, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो ये 0, 1, 5 और 6 वाले कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है। तो 0, 1, 5 और 6 वाली ये कॉन्सेप्ट है, यह आप बिल्कुल आप समझ में आ गई, हो गया, बात समझ में आ गई। तो 0, 1, 5, 6 वाले में जो दोहराव होता है, जो अंक होता है इकाई का अंक, वही रहने वाला है, कुछ भी चेंजिंग नहीं रहेगी। क्लियर है, इतनी बात आप समझ पाए हो? अगर आप समझ पाए हो तो कमेंट करके बोलिए जी हाँ समझ गए हम। ठीक है, मान लो दिया है 231 पर घात 540, तो हमको केवल क्या चेक करना है, हमको केवल चेक करना है जो संख्या दी गई है उसका इकाई वाला अंक क्या है। तो इकाई वाला अंक 1 है, और 1 वाले कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि हम चाहे जितनी बार इसका गुणा कर दें, इकाई का अंक जो आएगा वह 1 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, वह 1 ही आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें अगला हम बात करते हैं। तो ये किसके किसके लिए कॉन्सेप्ट था, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और
6 के लिए। अगर किसी भी संख्या में 0 रहेगा अंत में, 1 रहेगा अंत में, 5 रहेगा अंत में या 6 रहेगा अंत में, तो वह संख्या वही अंक होगा, यानी उसके जो इकाई वाला स्थान होगा वह वही अंक होगा, कोई दूसरा अंक नहीं आएगा। आई होप कि ये आप बात जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 4 और 9 की, 4 और 9 की कॉन्सेप्ट। तो अगर 4 है तो अगर 4 पे घात 1 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 पे घात 2 करेंगे तो आप कहोगे 4 इंटू 4, यानी 4 को कितनी बार गुणा करोगे, 2 बार गुणा करोगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। और 16 में जो इकाई वाला अंक है, 16 में जो इकाई वाला अंक है वह क्या है, 6 है। इकाई वाला अंक क्या है, 6। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा, अगर हम 4 का क्यूब करें तो 4 चौक 16, चौका 64, फिर इकाई का अंक क्या हो गया, 4 आ गया। अगर हम 4 पे घात 4 करें तो ये आ जाएगा 256, और 256 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जब 4 पे घात 1 है तो 4 आया, जब 4 पे घात 2 है तो इकाई का अंक 6 आया, लेकिन जब 4 पे घात 3 किया तब फिर 4 आ गया, और 4 पे घात 4 किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। यानी यहाँ से ये फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया, फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी जो 4 की साइकिल बनेगी, ठीक है, साइकिल का मतलब चक्र, चक्र का मतलब वह फिर से वही रिपीट हो रहा है। फिर भाई 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर इसी तरह से अगर आप 4 पे घात 5 करोगे, ठीक है, तो फिर अंतिम अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गुणा करने पर जो भी आएगा अंतिम अंक हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, और 4 पे घात अगर 6 करोगे तो अंतिम अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। यानी ये हर 2-2 बार क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर मिला, यहाँ से एक कंक्लूजन आपको ये मिला कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो, ठीक है, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। क्या 2 कंडीशन है, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला अगर घात क्या दिया हो, सम दिया हो, घात क्या हो, सम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर घात सम है, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है। तो सम वाले में अंतिम अंक देखो, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे घात सम है तो यहाँ भी अंतिम अंक 6 है, यहाँ पे घात सम है। 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है। 2, 4, 6 ये सब कैसी संख्या होती हैं, सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आया है, 6 आया है। यानी अगर घात जो किसी संख्या पर घात के रूप में दिया हो और अगर वह सम संख्या है, तो इसका मतलब जो इकाई का अंक आएगा, किसका, इकाई वाला जो अंक होगा, इकाई का जो अंक आएगा उस संख्या के अंत में, वह हमेशा क्या आएगा, तो वह हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। बोलो हाँ, ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 हो तो, ठीक है, अगर अंतिम अंक क्या है, 4 है, और घात क्या हो, सम हो, तो इकाई का अंक सदैव क्या आएगा, 6 आएगा। ये 4 वाले कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। ठीक है, और अगर जो घात दिया है, जो पावर दिया है, ठीक है, जो पावर दिया है, जो घात दिया है, और अगर यह विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा, तो हमारा इकाई का अंक, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें, अगर विषम है तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1, 3, 5, 1, 3, 5 कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। अब अगर विषम संख्या है तो देखो अंतिम अंक क्या आया, 4 आया।
यहाँ पे विषम संख्या था तो 4 का जब हमने क्यूब किया तो 64, अंतिम अंक क्या आया 4 आया। 5 जब 4 पे घात 5 था तो क्या आया 4 आया। यानी अगर कोई संख्या दिया हुआ है उस संख्या का अंतिम अंक 4 है और घात कैसा है विषम, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, तो हमेशा इकाई का जो अंक आने वाला है भाई साहब वह आने वाला है 4। इकाई का अंक क्या आने वाला है 4 आने वाला है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा 4 के संबंध में। ठीक है, 4 के संबंध में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस्ड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए क्वेश्चन करता हूँ। जैसे मान लो दे दिया कि 324 पर घात 101। अब पूछा जाए कि 324 पे घात जो गुरुजी 101 दिया है इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हो कि भाई 324 को 101 बार तो गुणा करोगे नहीं, तो इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए जो अंतिम अंक है अंतिम अंक को आपको लेना है। अंतिम अंक पर 4 पे घात आपको इतना ही लिखना है यानी 101। ठीक है, केवल अंतिम वाले अंक को देखना है। अब इस अंतिम वाले अंक में हमने देखा कि 4 पे घात कितना आ गया 101 आ गया। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि अगर घात सम होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर घात विषम होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 4। तो यहाँ पे घात 101 है, 101 बताओ कैसी संख्या, तो आप कहोगे गुरुजी यह विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर यह विषम संख्या है तो इसका मतलब विषम वाले अंक में इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है। यानी इसका जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का जो अंक आएगा वह कहोगे आप इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है 4 आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी बात आप समझ पाए। ठीक है, एक सम वाला भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट न रहे। मान लो हमने एक संख्या लिया 114 और उस पर घात हमने लिखा 112। हम कहें कि इस 114 को 112 बार आप गुणा करिए और इकाई का अंक बताइए, तो आप कहोगे गुरुजी हम इतना गुणा नहीं करेंगे, हम केवल अंतिम वाला अंक लेंगे 4 और उस पर घात कर लेंगे 112। 112 हम देख रहे हैं कैसी संख्या है, सम संख्या है। और जब हम सम संख्या है तो हम जानते हैं कि सम वाले कॉन्सेप्ट में अंतिम अंक क्या आता है, तो अंतिम अंक 6 आता है। मतलब हमारा यही इकाई का अंक हो जाएगा, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी को इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बोलो हाँ। ठीक है, अब 9 वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। 9 वाले कॉन्सेप्ट में अगर, ठीक है, तो 9 वाले कॉन्सेप्ट में अगर 9 पे घात 1 हो तो आप कहोगे 9 आएगा। अगर 9 पे घात 2 हो तो आप 2 बार 9 का क्या करोगे गुणा, जितनी घात उतनी बार गुणा उसी संख्या का, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, अच्छा 9 पे घात अगर आप 3 करोगे तो 9 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 729। अच्छा 9 पे घात अगर 4 रहेगा तो हम इसको 4 बार हम गुणा करेंगे और 4 बार गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26, 9 सत्ते 63 और 63 और ये हो जाएगा आपका 65, यानी आ जाएगा 65 61। इतनी बात आपको समझ में आ रही। इसी तरह से अगर हम 9 पे घात 5 करें, ठीक है, तो जो भी संख्या आएगी लास्ट में रहेगा 9। 9 पे घात अगर हम 6 करें, कोई भी संख्या आएगी लास्ट में रहेगा 1। अब यहाँ पर इस सब को देखने पर यह पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर 1 3 और 5 है और 1 3 5 कैसी संख्या, विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर होगी तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे भी विषम संख्या है तो 9 आया है इकाई का अंक, और यहाँ पे भी विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आया है 9। इन सभी विषम संख्याओं में इकाई का अंक क्या आया है 9।
तो इसका मतलब यह पता चला कि अगर किसी अंतिम संख्या में 9 है और उस पर घात विषम है तो हमारा इकाई का अंक 9 होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर सम संख्या है, अगर क्या है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक आप देख पा रहे हो, यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे भी सम है तो इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे भी सम है तो इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यह निकला कि पहला कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 9 हो, अंतिम अंक 9 हो, तो उसके लिए दो कंडीशन, कौन कौन सी दो कंडीशन। पहला कि अगर सम हो, ठीक है, सम घात हो, घात कैसा हो, सम हो, सम घात हो, तो उसके लिए जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का जो अंक आएगा वह हो जाएगा, तो सम अगर रहेगा तो सम के लिए इकाई का अंक क्या है, 1 है। सम के लिए इकाई का अंक क्या है, 1 होगा। ठीक है। और अगर घात विषम घात हो, यानी कोई संख्या दिया है जिसका अंतिम अंक 9 है और उस पर घात कोई विषम संख्या हो, तो जो इकाई का अंक होगा वह सदैव 9 होगा। इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 9 होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जैसे मान लो लिखा है कि 119 पर घात 403, ठीक है, 119 पर घात कितना दिया है, 403। हमने कहा कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इसका इकाई का अंक बताइए। तो इसका इकाई का अंक आप कहोगे गुरुजी सबसे अंतिम वाली संख्या ले लीजिए। तो सबसे अंतिम वाली संख्या यहाँ पे 9 है और 9 पे घात हम यहाँ कर लेंगे 403। और 9 वाले कॉन्सेप्ट में हम दो कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर अंतिम किसी संख्या का जो अंतिम अंक ये 9 दिया है, अगर उस पर घात सम है या विषम है, तो सम है तो 1 आएगा, विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो यहाँ पर ये संख्या दी गई है घात, और यह घात कैसी संख्या है, तो आप कहोगे यह विषम संख्या। अब अगर ये विषम संख्या है तो विषम के लिए हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर विषम घात हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। तो हमारा जो यहाँ पे इकाई का अंक आ जाएगा, इकाई का अंक जो आ जाएगा वह 9 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में क्लियर हो गई। अगर सम होता तो इकाई का अंक 1 हो जाता। क्लियर है। तो ये 4 और 9 वाले कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, 4 और 9 वाले कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चलिए, तो अगर 4 और 9 का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो रिमेनिंग नंबर अब जो बचे, तो अभी हमने देखा 0, 1, 5, 6 और 4 और 9। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से नंबर देख लिए, 0 देख लिया, 1 देख लिया, 5 देख लिया, 9 देख लिया, सॉरी 6 देख लिया। इनका कॉन्सेप्ट एक है कि अगर अंतिम अंक चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट इकाई वाला अंक यही होंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा अगर अंतिम अंक किसी में 4 या फिर 9 है, 4 या फिर 9 है, तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अगर सम है तो ये होगा, विषम है तो ये होगा। तो सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट 4 और 9 वाले में हमने देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 का है, ठीक है, 3 का है, 4 तो हो ही गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसकी साइकिल क्या होती है। तो चलिए समझते हैं पहले 2 से। अगर 2 पे घात 1 है तो 2 ही होगा। 2 पे घात 2 है तो आप कहोगे भाई 2 × 2 यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 2 पे घात 3 है तो 2 × 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा। अगर 2 पे घात 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। देखो क्या कहीं अभी दोहराव हो रहा है? नहीं। अंकों का 2 पे घात 1 है तो 2 आया, 2 पे घात 2 है तो 4 आया, 2 पे घात 3 है तो 8 आया, 2 पे घात 4 है तो 6 आया इकाई का अंक। यानी कहीं भी इकाई का अंक दोहरा नहीं रहा। अब अगर हम 2 पे घात 5 कर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को अगर हम गुणा करेंगे 5 बार तो 32 आ जाएगा। अब 32 वाले में इकाई का अंक क्या आ गया? 5। इकाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इकाई का अंक हो गया, यहाँ पे इकाई का अंक ये वाला हो गया। ठीक है ना, इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? इकाई का अंक 2 आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें 5 बार गुणा करने पर इकाई का अंक 2, यहाँ भी 2 है। मतलब ये फिर से अब क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर 2 पे घात अगर आप 6 करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 64 और 64 में इकाई का अंक क्या आ गया? 4। तो देखो फिर से अब आ गया, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक यानी 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3 और 2 पे घात 4। ठीक है, यहाँ के बाद से फिर संख्या क्या होगी? रिपीट होगी। यानी जो इसकी साइकिल है 2 की जो साइकिल है, जो चक्र है, ठीक है, 2 की जो साइकिल है यानी जो चक्र है वह 4 बार के बाद फिर से रिपीट होगी। 4 बार के बाद से फिर क्या होगा? रिपीट होगा। यानी फिर से वह 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, इसी तरह से यह संख्या क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। आई होप कि ये बात आप समझ में आ गया होगा। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि 2 की जो साइकिल होती है वह 4 होती है। यह केवल 2 की भी नहीं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, 3 का भी वही, 7 का भी वही और 8 का भी वही साइकिल होता है, यानी 4 बार। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब अगर इतनी बात क्लियर है तो दो चीज यहां से कंक्लूजन निकल के ये आया कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है, क्या है? 2 है, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो हम कैसे पता करेंगे कि वह संख्या जो है उसके अंत में कौन सा इकाई अंक होगा? ठीक है, उसके अंत में कौन सा इकाई अंक होगा? तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये जो साइकिल है 4 बार, इसी से आपको पता करना है कि वह पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम घात में यानी जो घात दिया होगा, जो पावर दिया होगा, ठीक है, घात में 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर भाग देने पर शेष फल, अगर भाग देने पर शेष फल 1 बच गया तब तो इकाई का अंक 2 होगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल अगर 1 आया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर भाग दिया और शेषफल यानी भाग दिया और 2 बच जाए तो जो इकाई का अंक होगा तो 2 होगा, तो 2 वाला लेंगे। 2 वाला लेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर शेषफल 3 बचा, अगर शेषफल 3 बचा तो हमारा जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा वह 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो गया, क्या हो गया? 4 से पूर्णतः कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी जो घात है उस घात वाले में हमने 4 से भाग दिया। 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2 की साइकिल 4 बार है, इसलिए 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो जो इकाई का अंक होगा वह हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा? 6। ठीक, 4 से 4 पूरी तरह से 4 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा? कहोगे हाँ कटेगा, 4 से तो 4 कट ही जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका? इकाई का अंक यहाँ पर
6 आ जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे गुरुजी एग्जाम्पल बताओ, तो बिल्कुल एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल यहीं लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। मान लो कोई संख्या है 122, 122 पे हमने घात लिखा, मान लो हमने लिखा 57, ठीक है। तो 122 पर घात कितना है 57। तो सबसे पहला काम आपको तो ये देखना है कि अंतिम अंक कौन सा है। अंतिम अंक संख्या का क्या है 2 है। संख्या का अंतिम अंक क्या है 2 है, और 2 की साइकिल कितनी होती है 4 होती है। अब 2 की साइकिल 4 होती है, तो ये जो घात है, इस घात में आपको क्या करना है 4 से भाग देना है। 4 से क्या करना है भाग देना है। अब 4 से अगर हम भाग दें तो ये कहोगे भाई 4 एकन्नम 4, 1 बच गया 17 हो गया, फिर 4 चौक 16, यानी ये हो जाएगा 16, और 1 बच गया। कितना बच गया शेषफल 1 बच गया। हमने कहा कि अगर शेषफल 1 बचा तो इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब 122 पे घात जो 57 है, इसके इकाई वाले अंक में इकाई का अंक जो आएगा वह कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। और एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर अब मान लो कोई संख्या दिया है 302 और 302 पे घात दिया है 173, 173, ठीक है। ये संख्या दिया है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 175 कर लेते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि 302 को 175 बार गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। ये हम चेक करना चाहते हैं। तो हम अगर इसको चेक करें तो हम कहेंगे भाई हम 100 पूरा तो गुणा करने नहीं जाएंगे। आपको करना क्या है, केवल लास्ट वाला डिजिट लेना है। तो लास्ट वाला डिजिट जो है 2 है, और उस पर घात कितना है 175। अब हम 2 है, 2 वाला हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 2 की जो साइकिल होती है, हम केवल घात में 4 का क्या करेंगे भाग देंगे। भाग आप वैसे भी दे सकते हो, हम भाग ये लिख करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलें, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12, कितना बच जाएगा 3, 3 क्या बच गया शेष बच गया। हमने कहा अगर जो शेष बचेगा, अगर एक शेष बचेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे बातें। ये शेषफल और ये आपका इकाई का अंक। अगर शेषफल 1 बचा तो इकाई का अंक 2, शेषफल अगर 2 बचा तो इकाई का अंक 4, शेषफल अगर 3 हुआ तो इकाई का अंक 8। अगर पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है, 4 नहीं पूर्णतः, पूर्णतः क्या हो गया विभाजित हो गया, 4 से पूरी तरह से क्या हुआ कट गया। पूर्णतः अगर विभाजित हो जाता है 4 से, ठीक है, तब जो इकाई का अंक आएगा वह क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, और शेषफल अगर 3 है तो हम जानते हैं इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आप बोलिए हाँ हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और अगर बातें आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे तो एक डाउट सेशन का क्लास रहेगा, उसमें आप सभी का डाउट रहेगा। जितने लोग भी आप कमेंट किए रहेंगे उसका मैं आपका डाउट सेशन जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चले, अब हम लोग 2 को समझ गए, अब हम लोग बात करते हैं 3 से, ठीक है, सॉरी 3 नहीं, हाँ 3 से, तो 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 3 की, कि 3 वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, ठीक है, 3 वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं। तो यहां भी 3 पे घात अगर 1 है तो इकाई का अंक 3 होगा। 3 का अगर स्क्वायर करें तो आप कहोगे 3 × 3, और 3 × 3 का मतलब 9, और 9 में इकाई खुद ही ये इकाई है। 3 पे घात अगर हम 3 करें तो आप कहोगे 3 × 3 × 3, यानी 3 तिहाई 9 त्रिक 27,
यानी इकाई का अंक क्या हो गया 7 हो गया। हमको केवल इकाई वाला अंक चेक करना है, ठीक है। 3 पे घात 4 करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 81 और 81 में इकाई का अंक कितना है 1 है। अब अगर हम 3 पे घात 5 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 यानी 243। कितना आ जाएगा 243, 3 1 का 3 3 8 24 343 आ जाएगा। अब 343 में अंतिम अंक क्या है 3 है। अब देखो फिर से वही रिपीट हो गया, यानी जैसे ही 4 की साइकिल पूरी हुई वैसे ही 3 पे घात 5 किया तो ये 3 आ गया। फिर अगर हम 3 पे घात 6 करेंगे, ठीक है, तो अब देखो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 7 29। अंतिम अंक क्या आ गया 9, यहाँ पे 9 है। समझ रहा है ना, यानी 3 9 7 1 के बाद फिर से 3 9 7 1 फिर से 3 9 7 1, यानी जो 3 की साइकिल है इसकी भी साइकिल कितनी है 4। इसकी भी जो चक्र है, चलने की प्रक्रिया जो है, चक्र जो है हर 4 बार में यह फिर से क्या होगा रिपीट होगा। इतनी बात आप समझ पाए। अब अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो यहाँ पे भी एक कंक्लूजन निकला कि अगर शेषफल और यहाँ पे इकाई का अंक, अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक 3 होगा। अगर जो घात दिया है, घात में भाग देने पर, जैसे हम 2 वाले कॉन्सेप्ट में कर रहे थे वैसे इसमें भी, कि अगर हम 4 से भाग दें और शेषफल 1 अगर बच जाए तो इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। अगर शेषफल 2 बच जाए तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। अगर शेषफल 3 बच जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर शेषफल जो है 4 नहीं, अगर यह पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए, यानी 4 से पूरी तरह से कट जाए, तो 4 से अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो शेषफल इकाई का जो अंक आएगा वह 1 आ जाएगा। ये आप समझ गए बात, बिल्कुल 2 वाले कॉन्सेप्ट की ही तरह है, बस इकाई का अंक यहाँ पर बदला हुआ है। अब जैसे मान लो दे दिया कोई संख्या कि 13 पे घात 108, 13 पे घात कितना दे दिया 108, ठीक है। तो पहले सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम अंतिम अंक देखेंगे संख्या का। तो संख्या का अंतिम अंक 3 है और 3 वाला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि 3 की जो साइकिल होती है वह 4 होती है। अब अगर इसकी साइकिल 4 है तो इसमें यानी घात वाले में आपको 4 से क्या करना है भाग देना है। घात वाले में आपको इसके जो पावर्स है उसको 4 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 यानी ये हो जाएगा 2 और ये 8 और 4 सते 28, यानी यह पूर्णतः क्या हो गया, पूर्णतः क्या हो गया, ये पूरी तरह से आपका कट गया। अब पूरी तरह से कट गया मतलब पूरी तरह से यह भाग चला गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। जब कोई भी शेषफल नहीं बचता है, पूर्णतः भाग चला जाता है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसकी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बस आपको ध्यान में रखना है 2 और 3 की साइकिल क्या हो गई 4। 2 और 3 की साइकिल अभी तक हम लोगों ने क्या देखा 4। तो हम ये जो 4 आएगा जो साइकिल है यह हम क्या करते हैं घात वाले में भाग देते हैं, घात वाले में क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चले आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 7 की। अब हम बात करते हैं 7 की। ठीक, 7 की क्या होगी साइकिल, तो 7 की भी जो साइकिल होगी वह भी 4 होगी। अभी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो अगर 7 पे घात 1 है तो आप कहोगे 7 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। अगर 7 पे घात 2 होगा तो 7 को 2 बार आप गुणा करोगे, कितनी बार 2 बार गुणा करोगे 7 का, तो ये हो जाएगा आपका 49। 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है। अगर 7 पे घात 3 है तो 7 को आप 3 बार गुणा करोगे, ये हो जाएगा आपका 7 को तो 7 9 63 और 7 चौक 28 3, ठीक है, यानी 343। तो इकाई का अंक क्या आ गया 3 आ गया। अगर 7 पे घात 4 है, 7 को कितनी बार गुणा करोगे, यहाँ पर करोगे 4 बार।
और 4 बार गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30 और 7 त्रिक 21, 2 23। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। अब अगर फिर से 7 पे घात 5 का गुणा करोगे तो जो भी संख्या आएगी लास्ट वाली संख्या यानी इकाई वाला अंक 7 ही होगा। फिर 7 पे घात 6 करोगे, गुणा कर लोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 पे घात 6 यानी 7 को 6 बार गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक जो आएगा वह 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। अब देख पा रहे हैं कि 7 9 3 6 3 1 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू कर दिया है। यानी इसकी भी साइकिल कितनी है? तो इसकी भी जो साइकिल है, जो चक्र है इसका जो चलने का, वह 4 है। यानी हम इसमें भी क्या करेंगे कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 7 है, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 7 है तो हम उसमें भी 4 से भाग देंगे और भाग देने पर हम चेक करेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे शेषफल क्या आ रहा है। तो एक तरफ शेषफल, एक तरफ इकाई। तो अगर शेषफल 1 बचा, शेषफल अगर 1 बचा तो उसके लिए क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 7। अगर शेषफल 2 बचा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9। अगर शेषफल 3 बचा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 3। अगर पूर्णतः विभाजित हो गया, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इसके लिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित होने पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। बात आप समझ पाए? अब अगर आप समझ पाए हो तो इसके लिए भी एक प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं 7 वाले कंडीशन में। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है कि 37 पर घात, मान लो 37 पर घात दे दिया 93। ठीक है, तो 37 पर पावर 93। हम कह रहे हैं कि इसके इकाई का अंक बताइए। तो आप गुरुजी कहोगे सबसे पहले अंतिम वाला अंक देखिए क्या है। तो अंतिम वाला अंक जो है वो 7 है और 7 वाले की साइकिल जो होती है वह 4 होती है। अब अगर इसकी साइकिल यानी इसका जो चक्र होता है अगर वो 4 है तो हम घात में इसमें 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 1 बच गया, यहाँ हो गया 3, अगला डिजिट उतर जाएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक, 4 तिहाई 12, फिर घटा देंगे तो कितना शेषफल बच गया? 1 शेष बच गया। अब अगर 1 शेषफल है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जब 1 शेषफल होता है तो इकाई का अंक क्या आता है? 7। यानी इसके इकाई वाला जो अंक आ जाएगा, इकाई का जो अंक आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 7। क्लियर है? सभी को बातें क्लियर है? इसी तरह से केवल घात वाले में भाग देने पर जो आएगा, जो बचेगा उसी तरह से, अगर 4 से पूरी तरह से कट जाएगा तो 1 शेषफल हो जाएगा 7 वाले कॉन्सेप्ट में। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट 8 का, इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर किसी संख्या के अंत में 8 है तो इसकी भी जो साइकिल होती है ना, इसकी भी साइकिल 4 होती है। कितनी बार होती है? 4 बार इसकी साइकिल होती है। आओ इसको भी देख लेते हैं। 4 टाइम्स इसकी साइकिल किस तरह से होती है। अगर 8 पे घात 1 है तो आप कहोगे इकाई का अंक 8 ही आएगा। अगर 8 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 8 × 8 बराबर हो जाएगा 64। इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। ये क्या है? आपका इकाई वाला अंक। ठीक है ना? इतना तो सभी समझते हो। अगर 8 का क्यूब है तो 8 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे और ये आ जाएगा आपका 512। यानी इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आ गया। अगर 8 पे घात 4 है तो 8 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे और 4 बार गुणा करने पर यह आ जाएगा आपका 8 दूने 16 और ये 8 1 9, 8 पंचे 40, यानी 40 96। इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर हम 8 पे घात 5 करें तो इसको 5 बार गुणा करने पर जो इकाई वाला अंक होगा वह फिर से 8 आ जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा?
8 आ जाएगा। अब अगर 8 पे घात 6 करें तो इकाई का जो अंक आएगा वह आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये फिर से इसके बाद से क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। फिर 8 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, इसी तरह से यह रिपीटेशन करने लगेगा। इसका मतलब यह पता चलता है कि इसका भी जो चक्र है, जो साइकिल है, हर 4 बार के बाद दोहराएगा। इतनी बात आप समझ पाए। अब अगर इतनी बात समझ पाए हो तो आप एक चीज यह भी समझ गए होंगे कि अगर शेषफल 1 अगर बचता है, अगर शेषफल क्या बचे, 1 बचे, अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक 8 आएगा। अगर शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक 2 आएगा। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी 4 से वो जो घात है हम अगर उसमें भाग देते हैं और पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मान लो लिया कोई संख्या 388, ठीक है, और उस पर हमने पावर ले लिया मान लो 107, ठीक है, 107 पावर है। अब यहाँ पर जो दी गई संख्या है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई इसका इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अंतिम वाला अंक। तो अंतिम वाला अंक क्या आ गया, 8 आ गया। 8 वाले कॉन्सेप्ट में हम सीख चुके हैं कि इसकी साइकिल कितनी होती है, 4 बार होती है। तो हम 4 बार इसकी साइकिल हमने पता कर लिया, तो हम इसके घात में जो इसका घात दिया है उसको हम 4 से देंगे भाग, और 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, घटा देंगे 2 आ जाएगा 27, और 4 छंग 24, 4 6 बार जाएगा, और ये बच जाएगा आपका 3। तो 3 क्या बच गया, शेषफल बच गया। और अगर 3 शेषफल बचा है तो हम जानते हैं कि 3 अगर शेषफल बचता है तो उस वाले कंडीशन में इकाई का जो अंक आएगा वह 2 आ जाएगा। यानी इस संख्या में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इस वाले नंबर में 2 आएगा। यानी 388 को 107 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। आई होप कि आपको ये 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों का इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो थोड़े से हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आपको आंसर जो है कमेंट में करना है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मान लो दिया है 107 मल्टीप्लाई बाई 304 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई बाई 105 107 मल्टीप्लाई बाई 103, इस तरह से एक संख्या दिया। कह रहा है कि इन सभी के इनके गुणनफल के अंत में, यानी गुणा करने पर जो भी आएगा, गुणनफल के अंत में इकाई का अंक होगा, या अंतिम वाली संख्या होगी, अंतिम वाला अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो जो अंत में होगा वही इकाई का अंक होता है। अब ये इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सभी अंतिम वाले अंक यहाँ पर देखने हैं, सभी अंतिम वाले अंक यहाँ पर देखने हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सभी का मल्टीप्लाई है, तो अगर हम 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 और 4 का गुणा करने पर आप कहोगे कि इनका गुणा करने पर आएगा 28। क्या आएगा, 28। अब 28 में भी आपको केवल 8 लेना है, अंतिम वाला लेना है, सभी से गुणाना है। अब अंतिम वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसका तो हो गया, 7 चौक 28 हो गया। 28 का अंतिम अंक क्या है, 8 है। अब केवल अंतिम वाला लेना है, ठीक है, दोनों नहीं।
और 8 का इसमें गुणा कर दो अंतिम वाले अंक में, तो अंतिम वाले अंक में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 16। फिर अंतिम वाला ही लेना है, अगले वाले में करना है। अगले वाले में अगर हम करेंगे तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42, फिर अंतिम लेना है और अगले वाले में करना है। अगले वाले में हम जब करेंगे तो 2 का गुणा किसमें 3 में, तो 2 तिहाई 6, केवल एक ही अंक आया। इसका मतलब जो अंतिम अंक होगा, जो अंतिम अंक आएगा या जो इकाई का अंक आएगा वह 6 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। इतनी बात आपको तो समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो हमने कैसे किया बात समझ में आ गई। सभी अंतिम अंक गुणा करने पर अगर 2 अंक आ जाए तो भी अंतिम अंक लेना है। ठीक है, और इसी तरह से क्रम से आपको गुणा करते चले जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, और सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 101, 103, 104, ये कोई क्रम से मैं नहीं लिख रहा हूँ। 111, 118, 116, ठीक है, 127, ठीक है, ये संख्या है। के गुणनफल में, के गुणनफल में कुल के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसके इकाई का अंक क्या आएगा। मैं आपको ऑप्शन में भी दे रहा हूं 2, ठीक है, 3, 6 या फिर 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसके गुणनफल में, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आने वाला है। ठीक है, चले अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लो क्रमागत संख्या के रूप में कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, क्रमागत संख्या के रूप में, क्रमागत प्राकृतिक या पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या के रूप में, ठीक है। अब हमने मान लो आपसे कह दिया कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में कि, ठीक है, तो 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो आप भाई सीधा सा आंसर आप क्या दोगे 0, सीधा सा आंसर क्या होगा 0, क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू इस तरह से आप गुणा करोगे, लास्ट में क्या है 20 है। ठीक है, तो अगर कहीं भी 0 दिख जाए तो बस अंतिम अंक 0 होगा, बाकी और कोई अंक नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी अगर आपको ध्यान में रखें, कहीं भी संख्या में 0 दिख जाए तो अंतिम अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी गुणा करते समय अगर क्रम से है, कहीं भी 0 संख्या दी गई है, अंतिम अंक अगर 0 है, ठीक है, कहीं भी अंतिम अंक क्या हो 0 हो, किसी संख्या के नंबर में, किसी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। मान लो अगर 0 नहीं है तो ध्यान में रखें, कहीं अगर एक 5 मिल जाए, कहीं अगर एक 2 मिल जाए, तो आप जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वह 10 होता है, तब भी उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो कहोगे उस कंडीशन में भी आपका 10 आ जाएगा। और 10 में अगर 0 है तो इसका मतलब इकाई का अंक 0 होगा। क्लियर है ना। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, गुणा करोगे तो क्या आएगा 10 ही तो आएगा, इसका मतलब 0 आएगा, यानी अंतिम अंक 0 आएगा। अंतिम अंक कब 0 आएगा,
जब क्रमागत के रूप में दिया हो और किसी संख्या में आप जो है आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या में अंतिम अंक एक कहीं न कहीं एक आध जीरो होगा, तो वह जीरो आएगा इकाई का अंक। या फिर एक 5 हो एक 2 हो, कहीं से एक ठो 5 मिल जाए, कहीं से एक ठो 2 मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे कि उसका इकाई का अंक शून्य होने वाला है। क्लियर है? इतनी बात आप समझ पाए हो? क्लियर है? अब जैसे मैं कहूँ कि एक से 49 तक के गुणनफल में 49 तक के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, तो कहोगे आप सीधा जीरो। क्यों? क्योंकि 1 से 49 तक में अगर क्रम से गुणा करोगे, प्राकृतिक संख्याओं के क्रम से अगर गुणा करोगे 1 से 49 तक में, तो उसमें जो है आपका 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, और अगर ये संख्याएं आएंगी तो अंतिम अंक हमेशा जीरो होगा। इतनी कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर वो संख्याएं नहीं हैं तो आपको बस चेक करना है 5 और 2। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अब जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिया, हमने एक क्वेश्चन लिया यहां पे और आपसे पूछा 3 के गुणक को 25 बार गुणा करने पर 25 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा ये हमने पूछा कि अगर 3 का गुणक हम 25 बार लें, कितनी बार लें? 25 बार। ठीक है, तो आप लिखो भाई 3, 6, 9, 12, 15, यही तो आप लिखोगे, 18, 21। ठीक है, कितनी बार लिखना है? 25 बार इसी तरह से लिखना है। यानी 3 का एक तरह से 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का गुणक का मतलब 3 का टेबल, 3 का अपवर्त का मतलब 3 का टेबल। ठीक है, यहाँ गुणक के स्थान पे अपवर्त भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है गुणन। ठीक है, तो चाहे 3 का अपवर्त कहा जाए, चाहे 3 का गुणा कहा जाए, वो मतलब है 3 का टेबल पढ़ना, 3 का पहाड़ा पढ़ना। कितनी बार पढ़ना? 25 बार पढ़ना। 3 एकम नवे 1, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। कितनी बार? 3 25 बार गुणा करना है 3 का। तो हम इतना गुणा करने नहीं जा रहे, इतना लिखने नहीं जा रहे हैं। हमको करना क्या है? बस हमको देखना ये है, कहीं से अगर 5, सबसे पहला काम तो आप यही ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन में, सबसे पहला काम ऑप्शन में देखना कहीं जीरो तो नहीं है। अगर ऑप्शन में जीरो है तो सबसे पहले आपको यही इसमें चेक करना है कहीं 5 और 2 तो नहीं है। क्या मैंने आपको बातें बताई? तो अगर कोई संख्या, मान लो कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें आपसे इकाई का अंक पूछा है और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में अगर जीरो है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिसका पूछा जा रहा है उसमें कहीं 5 या 2 या फिर जीरो तो नहीं है। इस संख्या के अंक में इसमें क्या जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? जब आप 3 को 10 में गुणा करेंगे, यानी 3 दहा 30, 3 दहम 30 होगा, और 30 होगा तो जीरो आएगा। नहीं भी आएगा तो यहाँ पर देखो, इस 15 का गुणा अगर हम इस 6 में कर दें तो 15 छक्का 90 होगा कि नहीं? अगर कहीं भी अगर आपको भाई 15 में 5 शामिल है कि नहीं है, क्योंकि 15 को आप लिखोगे 3 इंटू 5, और 5 जहाँ भी भाई, इसका मतलब ये है कि इस 15 में 3 भी शामिल है, इस 15 में 5 भी शामिल है, मतलब इसमें 5 है, इस 15 में 5 है। अब अगर इस 15 में 5 है तो क्या 6 में 2 नहीं है? कहोगे हाँ, क्योंकि 2 इंटू 3 का ही तो गुणा होगा 6, मतलब इस 6 में 2 भी है 3 भी है, मतलब एक 5 यहाँ से मिल गया, एक 2 यहाँ से मिल गया, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, और 5 दूनी जहाँ 10 हुआ, इसका मतलब अंतिम अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आ गया होगा। बातें आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम और क्वेश्चन आपको बताते हैं, हम और इसी तरह से क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिखा 7 का 20 बार
अपवर्त, 7 का 20 बार अपवर्त, अपवर्त मतलब गुणक, ठीक है, गुणन। तो 7 का 20 बार अपवर्त का गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको 7 का टेबल लिखना है, कितनी बार लिखना है, 20 बार लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आपको जीरो वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम कर देते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ इसको 9 बार ही करते हैं। हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, 9 बार। तो 7 एकन्नम 7 और सबका गुणा करना है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, कितनी बार गुणा करना है, 9 बार गुणा करना है। तो सब नहीं लिखना है, बस आपको माइंड में बस आपको ये क्रिएशन करना है, आपको सोचना है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, जब भी अगर ऐसा रहे तो ऑप्शन पहले, सबसे पहला काम आपका ऑप्शन पे नजर जाना चाहिए। ऑप्शन में पहले चेक करना है जीरो तो नहीं है ऑप्शन में, अगर जीरो है तो सबसे पहले इसमें ढूंढना है 5 और 2 या फिर जीरो। तो इसमें कहीं भी जो है आपका जीरो तो नहीं आएगा भाई। 7 एकन्नम 7 को 9 बार अगर पहाड़े की तरफ पढ़ दो, कहीं भी जीरो नहीं आएगा। अब अगर कहीं भी जीरो अगर नहीं आ रहा है संख्या में, ठीक है, कहीं भी अगर जीरो नहीं आ रहा है तो अब हम ढूंढेंगे 5। क्या इसमें 5 नहीं है, कहोगे हाँ है, क्योंकि 5 और 7 का ही तो गुणा है ये। 5 और 7 का गुणा ही करोगे तभी तो 35 आएगा। इसका मतलब इस 35 में 5 और 7 दोनों शामिल हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 5 मिल गया। अच्छा, अब चाहे 14 ले लो, चाहे 28 ले लो, कोई भी ले लो। क्या इसमें 2 है, आप कहोगे हाँ है, क्योंकि 7 और 2 का गुणा करोगे तभी जो है 14 आएगा। इसका मतलब इस 14 में 7 भी है, 2 भी शामिल है। हमको 7 से नहीं मतलब है, हमको केवल क्या मतलब है, 2 और 5 से। कहीं से एक 2 मिल जाए, कहीं से एक ठो 5 मिल जाए। तो एक ठो 2 मिल गया, एक ठो 5 मिल गए, और ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, 10 और 10 बना लिए, तो जीरो आ जाएगा। और अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब इनके गुणनफल में जो इकाई का जो अंक आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा जीरो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, इतनी बातें, सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 1 से 99 तक की सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें इकाई का अंक अगर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वह क्या आ जाएगा। तो भाई 1 से लेकर के हमको क्या लिखना है, सम संख्या। तो सम संख्या 1 से 200 ही तो स्टार्ट होगी। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इनका गुणनफल 2, 4, 6, यानी जितनी सम संख्याएं हैं उन सभी का आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब कहाँ तक गुणा करना है, 99 के पहले तक की सम संख्या। और 99 के पहले तक की सम संख्या कौन सी होगी, 98 होगी। अब अगर ये 98 है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 10 है, और 10 मिल गया तो बस सोचना ही नहीं है, जी हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जीरो। यानी सम संख्याओं का गुणनफल अगर कहीं दिया है तो उसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आप समझ पाए। अब अगर मैं यही कहा होता कि 1 से 100 तक की विषम, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक
क्या होगा। ये हमने आपसे क्वेश्चन किया कि इसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में भाई अब क्या लेना है आपको, विषम संख्या। विषम संख्या आप जानते हैं 1 से 100 तक लेना है। तो 1 से 100 तक में एक कैसी संख्या, विषम है। एक के बाद कौन सी विषम संख्या होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, ठीक है, 13 होगी। इस तरह से संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 99 तक। 100 तो विषम संख्या है नहीं, 100 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम कहाँ से 1 तक का गुणा करेंगे, 99 तक। अब अगर हम 99 तक गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आप ये चेक करोगे क्या इसमें कहीं जीरो आएगा किसी संख्या में। कहोगे गुरुजी विषम में जीरो आएगा नहीं, क्योंकि अगर किसी संख्या में अगर जीरो आ गया तो वो तो सम बन जाएगा ना, क्योंकि जीरो कैसी संख्या है, जीरो कहीं भी किसी भी अंक के अगर आगे लग जाए तो वह क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये, और ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम। विषम में सम आएगा ही नहीं, और सम कैसे बनेगा, जब जीरो लगेगा किसी अंक के आगे। क्लियर है ना, ये तो समझ ही रहे हो। अच्छा, तो जीरो तो नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, 2 और 5। अब अगर विषम है तो हम ये जानते हैं कि विषम संख्या 2 से कटती नहीं है, सम ही संख्या 2 से कटती है। तो आप गुरुजी ये कहोगे कि इसमें 2 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। और जब तक 2 मिलेगा नहीं तब तक इन दोनों का गुणनफल 10 आएगा नहीं, क्योंकि एक 2 चाहिए, एक 5 होगा, तभी इनका गुणनफल 10 होगा, और 10 होगा तभी इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात आप मेरी समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, अब पूछा गया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो 1 से लेकर के कितनी संख्याएं हैं, 99 तक हैं। तो अब एक चीज आप ये बताओ, यहाँ पे 3, 5, 7 और 9, फिर 1, 3, अगर अगला लिखे यहाँ तो 15 लिखेंगे, 5 आएगा, फिर यहाँ अगला लिखे तो 17 आएगा, यानी ये आएगा। समझ रहे हो ना, यानी देखें तो 1, ठीक है, 1, ये 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। हमको केवल अंतिम वाला अंक लेना है, ठीक है। अगर दहाई के स्थान पे तो 1, 3, 5, 7, और फिर अगला क्या आएगा, 19 आएगा, तो उसमें 19, 9 हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9, कहाँ तक। ऐसे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7, 9 हमको इकाई का देखना है, तो केवल इकाई वाला लेना है, ठीक है, दहाई से हमसे मतलब नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, फिर आगे क्या होगा, 21 होगा, आगे 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा। समझ में आप बात आ रही है। तो फिर 1, 3, 5, 7, 9, क्लियर है ना, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 ये बार बार आ रहा है, तो अब इन्हीं का केवल आप गुणा कर लो। तो आप क्या करोगे, 9 सत्ते 63, कितना आ गया, 63। 63 में इकाई वाला अंक क्या है, 3 है, 3 का गुणा इसमें करो 5 में, तो 3 पचे 15, इकाई का अंक क्या आ गया, 5। बात समझ में आ रही है ना, 5 का गुणा केवल इसमें करो, 5 आई 15, 15 में फिर क्या आ गया, 5, और फिर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। या सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। अगर विषम संख्या में कहीं भी अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि 5 का किसी में भी गुणा करोगे, चाहे 1 में करोगे, चाहे 2 में करोगे, 3 में, क्योंकि हम विषम संख्या ले रहे हैं, सम संख्या नहीं लेना है। अगर हम 5 में करेंगे, अगर हम 5 का गुणा 7 में करेंगे, अगर हम 5 का गुणा 9 में करेंगे, तो 5 1 का 5, 5 3 15, इकाई का अंक 5, 5 5 25, इकाई का अंक 5, 5 7 35, इकाई का अंक 5, और 5 9 45, इकाई का अंक 5। अगर विषम संख्या में 5 है तो उसके गुणनफल चाहे जितनी बार गुणा कर लो, चाहे 99 बार कर लो, चाहे 1000 बार कर लो, चाहे जितनी बार आप गुणा कर लो, अगर विषम संख्या है तो इकाई क्रम से है तो इकाई का अंक 5 ही आने वाला है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलें अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। हमने कहा एक क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो मान लो दिया कि 2 पे घात 13 और इंटू 5 पे घात 5 नहीं 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा। आप सभी लोग कॉन्सेप्ट इसका तो समझ ही गए हो।
7 पे घात 14 और 8 पे घात 15 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे जो संख्या दिया है, एक संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है 2, एक 7 दिया है, एक 8 दिया है, और 2, 7 और 8 इन तीनों की हम जानते हैं कि इन तीनों की जो साइकिल होती है वह 4 होती है। तीनों की साइकिल क्या होती है 4 होती है। बाकी हमने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इनके घातों में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। इनके घातों में हम 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। इसमें अगर हम 4 से भाग दें 13 में तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। कितना शेषफल बचेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना तो आप सीख गए होगे, भाग देना तो आपको आता ही होगा। तो शेषफल क्या बचेगा 1। अब अगर शेषफल इसमें 1 बचेगा तो 2 वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि अगर शेषफल 1 बच रहा है तो अंतिम वाला जो इकाई वाला अंक होगा वह 2 होगा। यानी इस वाले 2 पे घात 13 को, यानी 2 को 13 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर गुणा है, गुणा करिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, इसमें आपको 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आप कहोगे 4 तिहाई 12, शेषफल कितना बच जाएगा 2। अब शेषफल अगर 2 बच जाएगा तो हम बताए हैं 7 वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कि अगर शेषफल 2 बचा तो इकाई का जो अंक आएगा वह आ जाएगा 9। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, गुणा है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब अगर 15 है, 8 वाला भी साइकिल क्या होता है 8 वाले का भी साइकिल 4 होता है। अब 8 वाले का भी साइकिल 4 होता है तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर यह आ जाएगा आपका 3 जो है शेषफल बच जाएगा। 3 चौक 12, 12 और 3 शेष बच जाएगा, और 3 शेष बच जाएगा तो 8 वाले कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि यह कितना हो जाएगा भाई। 8 रहता है, 1 रहता है तो 8 बचता है, 2 रहता है तो 4 आता है, और 3 रहता है तो 2 आ जाता है। यानी इसका इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी को ध्यान में रखें। अब इन्हीं जो इकाई के अंक हैं इन्हीं का आपस में गुणा कर लो। ठीक है, तो 2 9 18, 18 दूना 36, क्या आ गया 36। ठीक है, 9 दूनी 18 दूना 36, अंतिम अंक क्या है 6 है। यानी इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इकाई का अंक है 6। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। चीज़ें सभी एकदम बिल्कुल क्लियर हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समय जो है अगर हम चलें, ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपको और मैं करा देता हूं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से और करा देता हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लो संख्या दिया है 3 पे घात 41 इंटू 4 पे घात 42 इंटू 6 पे घात 43। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके गुणनफल में ठीक है इकाई का अंक बताइए। इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक अगर हम इनमें ज्ञात करें तो हम एक चीज सीख चुके हैं कि 0, 1, 5 और 6 ये अगर होंगे तो यही आएंगे। इनका इकाई का अंक ये स्वयं होंगे। अच्छा, दूसरा हम ये सीख चुके हैं कि अगर कोई संख्या ठीक है 4 दी हो, ठीक है, अगर कोई संख्या 4 दी हो या 9 दी हो, क्या दी हो 4 या फिर 9। ठीक है, इसके पहले वाले में 4 सॉरी ठीक है सब 4 नहीं था। ठीक है, अगर 4 और 9 दी हो, ठीक है, तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये बताया है। ठीक है, 4 के लिए मैंने आपको ये कंडीशन बताया है कि अगर सम होगा, क्या होगा सम होगा, तो सम होगा तो 6 आएगा। अगर घात विषम होगा तो 4 आएगा। ठीक है, 9 वाले कंडीशन में हमने ये बताया कि अगर घात सम होगा तो 1 आएगा और अगर विषम होगा तो 9 आएगा। ठीक है, ये हमने बताया। अच्छा, बाकी 2,
3 और 7 और 8, इस वाले कॉन्सेप्ट की जो साइकिल होती है वह 4 होती है और घात में हम 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है ना, इतना इसलिए लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। अब यहाँ पर ध्यान में रखें क्या क्या दिया है। यहाँ पर 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। तो 3 दिया है तो 3 4 वाली साइकिल हो गई, 4 दिया है तो 4 सम विषम वाले कॉन्सेप्ट में आ गया, और 6 दिया है तो ये स्वयं वाले में आ गया। तीनों अलग अलग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें और समझें। 3 है तो 3 वाला कॉन्सेप्ट आपका इधर है, और इसका मतलब है कि इसके घात में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब अगर 41 में 4 से आप भाग दोगे तो 4 दहा में आप जानते हो 40 होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो 3 वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 1 बचेगा तो जो इकाई वाला अंक होगा, जो इकाई वाला अंक होगा वह 3 ही होगा। इतना तो आपने पढ़ा ही है, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो अभी जस्ट जो पढ़ाया पीछे देख लो। 3 वाले कॉन्सेप्ट में 3 शेषफल 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, या पूर्णतः विभाज्य होगा तो क्या होगा। अच्छा, 4 वाला कॉन्सेप्ट ये है तो हम इसमें सम और विषम देखेंगे। तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। और सम व 4 वाला कॉन्सेप्ट ये है, सम है तो इकाई का जो अंक आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वह आएगा आपका, सॉरी सम है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, ये समझ में बात आ गई, ठीक है। अगर अब 6 है तो स्वयं वही होगा, स्वयं वही होगा मतलब जो दिया है वही होगा, यानी इसका इकाई का अंक यही अंक होगा, स्वयं यही होगा। ठीक है, अब ये आ गए तीनों की इकाई अंक। अब तीनों की इकाई अंक का क्या करना है, गुणा करना है। गुणा है तो गुणा करना है, ठीक है। तो अब इसमें 3 छक 18 या 6 का 36, 36 तिहाई क्या हो जाएगा, 108। 36 तिहाई 108, 3 छक 18, छक्का 108। अब 108 में इकाई का अंक हमारा क्या है, 8। 108 में इकाई का अंक हमारा 8 है, यही हमारा आंसर है। तो इस पूरे के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आने वाला है, 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, क्लियर है, ठीक है। अब अगर बातें समझ में आ गई तो ये था इकाई का यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये इकाई यूनिट डिजिट के लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर पहले प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, या लास्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट जरूर आपको 2 प्रैक्टिस सेशन इस पर यानी नंबर सिस्टम पर अच्छे क्वालिटी के, जो कि आपके हूबहू जो यूपीएससी जो सीएससी 2024 के एग्जाम में किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा जो नंबर सिस्टम पर आधारित होंगे। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें और दूसरे को भी जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आपको सभी बातें समझ में आ गई, और सभी बातें समझ में आ गई तो एक बार फाइनली आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको सब बातें समझ में आ गई। मैं आपको इसी तरह से क्लास लगातार लाता रहूं ताकि आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएं और आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएं, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हमको जल्दी से जल्दी सीखना है, ठीक है। तो सीखने के पर्पस से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगर केवल ये सोच के चलेंगे कि हम बस पढ़ रहे हैं, मतलब हमको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, तब आप उसमें परेशान हो जाएंगे। तब आप दुनिया भर की बातें सोचेंगे कि अब ये सब्जेक्ट बचा है, ये सब्जेक्ट बचा है, ये सब्जेक्ट बचा है, तो आप, ठीक है, एग्जाम क्लियर के लिए ना पढ़ें। आप यह समझें कि हमको सीखना है। मैथ जो है एक सीखने की कला है। मैथ जितना आप सीख पाएंगे उतना आपका बेहतर, और जितना इस पर प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका बेहतर पकड़ बनता जाएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितनी कैलकुलेशन आप फास्ट करेंगे, अब जैसे मैं ये सब कैलकुलेशन लिख करके बताता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपके माइंड में ही आ जानी चाहिए। ये सभी बातें जो है आपके माइंड में ही आ जानी चाहिए। क्वेश्चन जो बस केवल आपको पेन उठाने की इन सब में ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं लिख के आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको करना है, और ये आप प्रॉपर जब आप कई बार जो है चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो रन में आ जाता है, और जब रन में चीज़ें आ जाती हैं ना तो वो आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, तब तक स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।